हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, तो इसके पहले मैं बता दूं, स्टार्टिंग में जो आर्टिकल्स थे वो 395 आर्टिकल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 8 क्या थे, शेड्यूल्स थे। इसको पूछने के कम चांसेस हैं। प्रेजेंट टाइम में कितने हैं ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो मैं बता दे रही हूँ। जानना चाहिए कि पहले 80 शेड्यूल्स थे, 22 पार्ट्स थे और 395 आर्टिकल्स थे। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं शेड्यूल्स के बारे में। पूरे के पूरे 12 शेड्यूल्स मैं आज कवर कराने वाली हूँ, काफ़ी सिंपल तरीके से। आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिएगा, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जिसकी ट्रिक होगी मैं ट्रिक भी बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। शेड्यूल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भी एक वीडियो बनाया है कि कौन सा सोर्स हमने कौन से कंट्री से लिया हुआ है। तो अगर आपने उसको नहीं देखा तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड किया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट शेड्यूल के बारे में। फर्स्ट शेड्यूल में जो कहा है वो क्या है, 28 स्टेट्स और 8 यूटी के बारे में बताया गया है। हमें पता है कि इंडिया में कितनी यूटी हो गई हैं, 8, पहले कितनी थी, 7। ठीक है, तो फर्स्ट शेड्यूल में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी के बारे में बताया गया। इसको याद करने की ट्रिक क्या है कि कोई भी कंट्री होगी या इंडिया की बात करें, इंडिया जो कंट्री है वो किससे मिलके बना होगा, स्टेट से मिलके बना होगा। तो फर्स्टली किसी कंट्री का हम क्या देखते हैं, कितने स्टेट से मिलके बना हुआ है। और इंडिया किससे मिलके बना, 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी से मिलके बना हुआ है। तो यानी फर्स्ट शेड्यूल में सबसे पहले हमने 28 स्टेट्स को रख दिया और 8 यूनियन टेरिटरी को रख दिया। ठीक है, इस तरीके से हम याद कर सकते हैं। सेकंड शेड्यूल की हम बात करें तो सैलरी के बारे में बताया गया है। जितने भी हमारे हाई पोस्ट हैं, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट, ठीक है, अटॉर्नी जनरल, कंट्रोलर जनरल या जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इन सब के बारे में, इन सब की जो सैलरी होगी वो किस में बताई गई है, सेकंड शेड्यूल में बताई गई है। ठीक है, तो सेकंड, इसको याद करने की तरीका क्या है, सेकंड एस से स्टार्ट हो रहा है और सैलरी भी एस से स्टार्ट हो रही है, तो यानी एस यानी सेकंड शेड्यूल में क्या है, सैलरी है। इस तरीके से याद रख सकते हैं। थर्ड में क्या बताया गया, थर्ड शेड्यूल में बताया गया ओथ के बारे में, यानी कि जो शपथ होती है। ठीक है, तो इसके बारे में बताया गया थर्ड शेड्यूल में। उसके बाद फोर्थ शेड्यूल में बताया गया है एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा टू द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी। ठीक है, हमें पता है राज्यसभा होती है, पार्लियामेंट में क्या होते हैं, राज्यसभा होती है, लोकसभा होती है। तो राज्यसभा में जो सीटें होती हैं उनका एलोकेशन कैसे, स्टेट में, यूनियन टेरिटरी में कैसे होगा, ये सारी चीज़ें किस में बताई गई हैं, फोर्थ शेड्यूल में बताई गई हैं। फिफ्थ शेड्यूल में बात करें तो फिफ्थ में क्या बताया गया है, प्रोविज़न रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन एंड कंट्रोल ऑफ शेड्यूल एरिया एंड शेड्यूल ट्राइब। तो हमारे देश में कुछ शेड्यूल ट्राइब्स बताई गई हैं। ठीक है, तो उनसे रिलेटेड जो भी होगा वो फिफ्थ शेड्यूल में बताया गया। शेड्यूल एरिया का मतलब होता है कि ये सारी चीज़ें प्रेसिडेंट डिसाइड करते हैं कि शेड्यूल एरिया कैसे क्या होगा। ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है, लेकिन बस हमें इतना याद रखना है कि फिफ्थ शेड्यूल में क्या बताया गया है, शेड्यूल एरिया और शेड्यूल ट्राइब के बारे में बताया गया है। सिक्स्थ की बात करें तो इसमें बताया गया है प्रोविज़न रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरियाज इन द स्टेट ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। तो ये चारों स्टेट का नाम याद रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिफ्थ और सिक्स्थ काफ़ी मिलते जुलते हैं। तो याद करने की ट्रिक ये है कि फिफ्थ और सिक्स्थ में काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद करने की ट्रिक यही है कि अगर किसी भी इन चारों स्टेट में अगर किसी भी स्टेट का नाम आ जाएगा तो उसको हम सिक्स शेड्यूल मानेंगे। और अगर किसी भी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा, यानी इन चारों में किसी भी स्टेट के बारे में बात नहीं कर रहा, सिर्फ शेड्यूल एरिया, शेड्यूल ट्राइब के बारे में बात कर रहा है, तो वो फिफ्थ शेड्यूल हो जाएगा। ठीक है, और अगर किसी भी इन चारों में से किसी भी स्टेट का नाम आ जा रहा है तो वो सिक्स शेड्यूल में होगा। ठीक है, अगले हम सेवन शेड्यूल की बात करते हैं। इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है कि कौन सी लिस्ट में, मतलब जैसे यूनियन लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है और कॉन्करेंट लिस्ट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें का डिस्ट्रीब्यूशन बताया गया है कि यूनियन लिस्ट में कौन सी चीज़ रहेगी और स्टेट लिस्ट में कौन सी रहेगी, कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सी रहेगी। और यूनियन लिस्ट में अभी तक 100 सब्जेक्ट कवर किए गए हैं, स्टेट लिस्ट में 59 और कॉन्करेंट पे 52 सब्जेक्ट। ये चेंज होते रहते हैं, तो इसको एक बार गूगल कर लेना है कि जो सब्जेक्ट होते हैं चेंज होते रहते हैं। आई थिंक थोड़ा बहुत बढ़ गया होगा,
तो इतना याद रखना है कि यूनियन में 100 के करीब है, स्टेट में 59, और जो कॉन्करेंट का मतलब होता है जो स्टेट में भी और यूनियन में भी है उसे हम क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट बोलते हैं। तो ये सारी चीज़ें 7th शेड्यूल में बताई गई है। उसके बाद 8th शेड्यूल में बताया गया है लैंग्वेज रिकॉग्नाइज बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, पहले केवल 14 लैंग्वेजेस थी, अभी लेकिन प्रेजेंट टाइम में 22 लैंग्वेजेस हैं। तो 8th शेड्यूल में इतना याद रखना है कि हमें लैंग्वेज के बारे में बताया गया और कितनी लैंग्वेज है, 22। उसके बाद 9th शेड्यूल की बात करें तो वैलिडेशन ऑफ सर्टन एक्ट एंड रेगुलेशन, इसके बारे में बताया गया है। और 9th शेड्यूल मैंने एक बार और एक्सप्लेन किया था जब मैंने केशवानंद भारती के बारे में वीडियो बनाया था, उस पर मैंने 9th शेड्यूल के बारे में एक्सप्लेन किया था। मैं एक बार और बता देती हूँ 9th शेड्यूल क्या है। 9th शेड्यूल एक ऐसा बनाया गया है कि अगर कोई भी स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट ऐसा कोई भी लॉ बनाए और अगर उसको वो 9th शेड्यूल में डाल देती है तो उसको कोई भी पर्सन कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकता, यानी वो क्या एक्ट और रेगुलेशन बन जाता है। यानी कहने का क्या मतलब हुआ कि वो चीज़ चाहे किसी पर्सन के अगेंस्ट हो या उसके फेवर में हो, अगर कोई भी गवर्नमेंट उसको 9th शेड्यूल में डाल देती है तो उसमें कोर्ट में हम चैलेंज नहीं कर सकते। ठीक है, बस इतना याद रखना है कि 9th शेड्यूल इसी चीज़ से रिलेटेड है, एक तरह से कह सकते हैं सरकार की मनमानी है। ठीक है, और इसी से रिलेटेड जो केसेस आए थे, केशवानंद भारती केस या गोलकनाथ केस, ठीक है, अगर आपको डिटेल में देखना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आप उसे ज़रूर देखिएगा। 10th शेड्यूल की बात करें तो 10th शेड्यूल में बताया गया पार्लियामेंट एंड स्टेट लेजिस्लेचर ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बताया गया, जो कब आया था, 1985 में आया था और 52nd अमेंडमेंट एक्ट के तहत आया था। इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर थे वो कौन थे, राजीव गांधी थे। तो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि जब एंटी डिफेक्शन लॉ आया था तो उस टाइम प्राइम मिनिस्टर कौन था, तो राजीव गांधी थे। और ये 52nd अमेंडमेंट काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये, तो ये भी याद रखना, 52nd अमेंडमेंट है और 1985 में हुआ था और राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर थे। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ होता क्या है। एंटी डिफेक्शन लॉ ये होता है कि अगर कोई भी पर्सन है वो एक पार्टी में है और वो दूसरी पार्टी में भी उस पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो उसका जो सीट रहेगी राज्यसभा की या लोकसभा की वो ख़त्म कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही चीज़ होता है एंटी डिफेक्शन लॉ। एंटी डिफेक्शन लॉ के आने से पहले क्या होता था कि कोई भी पर्सन या कोई भी मेंबर था वो किसी पार्टी का था, मान लेते हैं कांग्रेस का था, फिर वो बीजेपी में चला गया, तो इससे क्या हो गया कि पार्टी में थोड़ा डिस्टर्बेंस हो गया, मेजॉरिटी की थोड़ी कमी आ जाती है। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए कि कोई भी पर्सन एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में ना जाए, इन सब को देखते हुए राजीव गांधी ने क्या लाया था, यही एंटी डिफेक्शन लॉ लाया था कि कोई भी पर्सन अगर किसी पार्टी को छोड़ता है तो उसकी जो भी मेंबरशिप है वो क्या हो जाएगी, चली जाएगी। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं एंटी डिफेक्शन लॉ में। 11th शेड्यूल की बात करते हैं तो ये हमारे पंचायती राज के बारे में है। ठीक है, 29 मैटर्स इंक्लूड है। कौन से अमेंडमेंट के तहत आता है, 73rd अमेंडमेंट 1992 में हुआ था ये। तो ये याद रखना है कि 11th शेड्यूल में क्या है, पंचायती राज है और 73rd अमेंडमेंट और 1992। पंचायती राज क्या है इसका मैं अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, 12th शेड्यूल की बात करें तो ये म्यूनसिपाल्टीज़ के बारे में है, जो कि 74th अमेंडमेंट था 1992। इन दोनों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होती है। तो 73rd में पंचायत था, 74th में म्यूनसिपल था। ठीक है, और 11 में कौन है, पंचायत है, और 12 में कौन है, म्यूनसिपल है। ठीक है, तो इतना ही है हमारे शेड्यूल और मैंने इसको एक्सप्लेन किया। एंड आई होप you like the video, and if you like the video hit the like button and don't forget to subscribe.